तो मैं जितनी जल्दी हो सके बोलने की कोशिश करूंगा। मैं हूं कौन और यहाँ पे मैं क्यों आया हूँ। मैं करीबन 25 साल पहले इस इंडस्ट्री में आया था। जैसे आप लोगों को कभी मौका मिला होगा कि किसी ने आपको प्लान दिखाया होगा, किसी ने आपको सिस्टम दिखाया होगा, उसी तरीके से करीबन 25 साल पहले जब मैं चुका था, जब मैं MBA कर चुका था, जब मैं इंग्लिश ऑनर्स कर चुका था, उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। फिनलैंड की कंपनी थी, उसमें जॉब करता था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की। तो अगर कोई कहता है कि बहुत सारे लोग पढ़ लिखे हैं, उनके लिए बिजनेस नहीं है, तो मेरी फोटो आगे कर देना। मैं सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आया था। फैमिली जम्मू कश्मीर से है, वाइफ IT एक्सपर्ट है, फैमिली का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का खाने पीने का काम करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में रहता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। पिछले 25 सालों में इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ और करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बिना टॉप डायरेक्ट सेलर फॉर 8 years, उन दिनों पे लॉ नहीं होता था। आप में से जिन लोगों ने 25 साल पहले काम किया, किसी ने 15 साल पहले, कोई 20 साल पुराना है, आप लोग हैं। आप जानते हैं उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम थी? सरकार का लॉ नहीं था। तो होता क्या था, ठीक कंपनी, गलत कंपनी, अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी, फर्क ही नहीं पता चलता था। जो लगता था जो मिल गया वो ठीक है। तो मैंने उस टाइम में काम किया जब पता नहीं था, उसके बाद भी बहुत काम किया और 8 सालों में वो सब भी कर लिया, लेकिन गलत कंपनी चूज की। उन दिनों समझ में आया कि सरकार का कानून कितना जरूरी है, ठीक रास्ता कितना जरूरी है। आप में से जिस लोगों ने भी ये आज शुरू किया और ये सोचा कि 20 साल 25 साल से इंडस्ट्री चल रही है, पता नहीं आगे वाला फ्यूचर क्या होगा, तो अब ये सोचना, 25 साल पहले जब मैंने ये काम शुरू किया था तो मुझसे कहा गया था भाई 2 महीने में लॉ बनने वाला है। वो 2 महीने का वेट हमने 20 साल किया। आप लोगों के लिए बिजनेस अभी शुरू हुआ है। यकीन मानना, अगर हमारी नजर से देखो, एक्चुअल में इंडस्ट्री अभी शुरू ही नहीं हुई है, अभी तो काम शुरू होना है। ओके, बिना ट्रेनर, आप जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी में देख रहे हैं, इन सब में मैं ट्रेनर रह चुका हूँ। एम्बेश से लेके कैपजेमिनी, डेलॉयट, ये सब। इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट में जब हम जाते हैं उनको बताने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। गलत चीजों में नाम सुने तो कोई चेन सिस्टम भी कह देता है, मेंबर बनाने वाला काम भी कह देता है। तो ठीक और गलत को बताया कैसे जाए, उनकी एक परिभाषा है, वो परिभाषा के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, थ्रू अ नॉन परमानेंट रिटेल लोकेशन, यानी कि हम किसी घर घर जाके बात करते हैं, कभी पार्टी प्लान करते हैं, कभी सेमिनार करते हैं, इवेंट करते हैं। और तीसरा चीज, नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलर। आपको ये 3 डेफिनेशन याद रखनी है। ये डेफिनेशन आपको क्यों याद रखनी है? इसलिए कि कोई आपसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आपके पास ये डेफिनेशन इसलिए होनी चाहिए क्योंकि एक सरकारी डेफिनेशन है। हमेशा जो लॉ में लिखा जाता है वही मानना है, तो ये आपको मानना है। इसके अलावा कई लोग आपसे कहेंगे कि भाई साहब वो कभी अमेज़न का भी नाम ले लेते हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग है, कोई कहता है डेल डायरेक्ट सेलिंग है, कोई कहता है वो यूरेका फोर्स डायरेक्ट सेलिंग है। वो सब डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के 3 पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्री में और कोई नहीं आता है। ये जो गवर्नमेंट के इवेंट्स हैं, इनमें हर एक स्टेट में जाके काम करते हैं। इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा, 2016 में जो गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद 2017-18 में जब छगन सर हमसे मिले थे, तो वो एक ही चीज बोलते थे, राहुल भाई महाराष्ट्र और गोवा का कुछ करो, यहाँ पे लोग पहले करना चाहिए। अब वो एक बात हिंदी में बोलते थे, उसके 2 बात मराठी में बोलते थे, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आती थी, सिर्फ नियत। भाषा गलत हो सकती है, नियत गलत नहीं होती। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, साथ में आश्रम है, इंडिया की एक लीडिंग एडवोकेट फर्म है। यहाँ पे करीबन 800 एडवोकेट्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बाकी सब जगह पे भी काम करते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करीबन 8 साल पहले बनी। इसको बनने के पीछे एक सिर्फ मकसद था, कुछ ऐसे लोग जो चाहते थे कि जिस इंडस्ट्री ने हमें सब कुछ दिया, जिस इंडस्ट्री ने हमारे आने वाले पुश्तों के लिए सब कुछ बना के जाना है, उस इंडस्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बना लॉ को बनाने के लिए, लीगल को बनाने के लिए, सरकार से बात करने के लिए, कंपनीज की प्रॉब्लम लोगों तक लेके जाने के लिए, डायरेक्ट सेलर्स को क्या चाहिए था वो बताने के लिए। हम डायरेक्ट सेलर्स वैसे भी सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए होती है सरकार से कि चीजें लीगल रहें और चीजें ठीक रहें।
उसके लिए फिटसी ने काफी इवेंट किए, जैसे आप देख सकते हैं यूपी में, पंजाब में, जम्मू, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, काफी स्टेट्स में जाके हमने अवेयरनेस सेशन किए, जहां पे जाके हम ये बता पाए कि हमें किस तरीके के लॉ की, कानून की जरूरत है। ये कुछ काम है जो उसके बाद फिटसी के थ्रू चलते चलते बढ़ना शुरू हुए। उसके बाद इंडिया की सबसे पहले मैगजीन डायरेक्ट सेलिंग टुडे आई। अब ये मैगजीन बनाने के पीछे उद्देश्य बड़ा सिंपल था। जब भी बाहर कहीं मिलता था सब मुझे कहते थे यार सारे काम ठीक है पर ये ना इंडस्ट्री खराब है। वो जो पागल वाला गाना जब यहाँ पे लोग गा रहे थे तो मैं रिलेट कर पा रहा था अपने आप से। एक्चुअली आपकी स्पीच में से 3 बातें मैंने कॉपी करी, मैं आगे यूज करूंगा। फिलहाल तो ये पागल वाले मैं आपको बताता हूँ। लोगों को लगता था कि हम बेवकूफ हैं और मुझे लगता था कि वो बेवकूफ है। तो समझ में आया कि एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे प्रॉब्लम है, यानी हमारी जो परसेप्शन है, हमारी जो छवि है बिजनेस की जो सामने जाती है वो एक्चुअली समझ में नहीं आती। अब छवि को बेहतर कैसे किया जाए? एसोसिएशन अपने लेवल पे काम कर सकती है, स्कूल कॉलेजेस में अब एमबीए बीबीए के कोर्सेज आ गए हैं। ये जो मैगजीन्स है ये भी उसी पक्ष का था कि किस तरीके से हम इंडस्ट्री की जो परसेप्शन है, छवि है, उसको बेटर कर सकें। मेरा मानना था लोग 2 से 5 बार काम करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। मेरे को समझ नहीं आता था वो गलत क्यों समझते हैं, फिर समझा कि क्योंकि इनको ठीक इंफॉर्मेशन नहीं पता, इसलिए ये स्टेप लिए थे। इसके अलावा एक रिसर्च रिपोर्ट है जो फिटसी रिलीज करती है। हर साल एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक रिपोर्ट निकलती है जो हम सरकार के साथ शेयर करते हैं। कितने राज्यों में कितना बिजनेस हुआ, स्टेट कैसे हुआ, कितना बिजनेस बढ़ रहा है, क्या ग्रोथ है इस बिजनेस की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? हम में से कुछ लोग इमोशनल होकर कहेंगे कि बहुत बड़ा फ्यूचर है, पर मैं आपके साथ से प्रैक्टिकल बात करूंगा, फैक्ट के बारे में बात करूंगा, नंबर से बात करते हैं। आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में करीबन 11वें नंबर पे है। हमारा जो टर्नओवर है करीबन 24-25 हजार करोड़ के आसपास पहुंच गया। लोग कहते हैं ये बिजनेस बड़ा कम है और सच्ची बात है। हमारे देश की आबादी में सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा इस टाइम पे जीडीपी हमारा फास्ट ग्रो कर रहा है, कंजम्पशन सबसे ज्यादा है, बिजनेस तो कम ही है। उसके साथ रीजन था क्योंकि सरकार के लॉ लेट बने। आज जब लॉ बने हैं तो ये मान के चलना है कि 25,000 करोड़ एक्चुअल में फील हुआ है। आगे 5 साल में जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि करीबन 80 से 90 हजार करोड़ का बिजनेस ये इंडस्ट्री करने जा रही है। और 5 साल के बाद हमारी पूरी उम्मीद है कि शायद जो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 मार्केट है यूएस, सेकंड पे साउथ कोरिया आती है, हम एटलीस्ट साउथ कोरिया को तो टक्कर देंगे। वो छोटा सा देश है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कितना बड़ा काम करता है। शायद उसकी जनसंख्या महाराष्ट्र जितनी भी नहीं है, वो पर हमसे वो 10 गुना ज्यादा बिजनेस करता है डायरेक्ट सेलिंग में। वो होता है जब सरकार आपके साथ देती है और आपके लॉ बनाती है और आप उस लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगली बार जब आप सिंगापुर में 1000 लोगों का इवेंट करने जाएंगे तो ये मेरी लाइन लेके जाना और मुझे वहां पे बुलाना कि मैं यही डायलॉग वहां पे भी रिपीट करूंगा कि मैंने कहा था दूसरे नंबर पे आए हैं और हम आ चुके हैं। नहीं करूंगा। किसी भी बिजनेस को बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ो, किसी बिजनेस को बढ़ने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला, वो बिजनेस ग्रो होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई काम में ना जाए जो ग्रो ही ना कर रहा हो। क्योंकि आगे से जैसे कुछ इंडस्ट्री थी जो पहले कुछ काम करती थी, आज वो इंडस्ट्री खत्म हो गई क्योंकि टाइम बदल गया है। तो पहला, वक्त बदलने के साथ साथ आपकी इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगले 5 साल में हम जो टर्नओवर करने जा रहे हैं करीबन 80-90 हजार करोड़ का, ये दर्शाता है कि हमारी इंडस्ट्री कितनी फास्ट ग्रो कर रही है। मेरा अनुमान है कि करीबन 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक्चुअली में फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग करने जा रहे हैं 5 साल के अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काम तो बढ़ रहा है, सिखाएगा कौन? भाई आज की डेट में रॉकेट का बिजनेस बहुत बड़ा है। आजकल वो कहते हैं ना, रॉकेट से चले जाओ, मार्स में चले जाओ, चांद पे चले जाओ, दूसरे मुल्कों में चले जाओ, काम बहुत बढ़ गया। सिखाएगा कौन? कितने में शुरू करोगे, कैसे करोगे? यही एक इंडस्ट्री है जहां पे लोग एक्चुअली में सिखाने के पीछे पड़े रहते हैं। मतलब आपको ये चीज नहीं लगती? आप यहाँ से बाहर किसी भी जगह पे जाते हैं, जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जब हम सरकार से बात करते हैं, तो वो ये बात समझ नहीं पाते कि आप लोग सिखाने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं। तो मेरे को मानना है कि ये हमारे बिजनेस का पिलर है। एक्चुअल में आपको जो गाइडेंस मिलती है, आपको जो बिजनेस सिखाया जाता है, चाहे वो आपको आपके ट्रेनर सिखाते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट सिखाती है, आपकी अपलाइन सिखाती है,
वो बंदा जिसने आपको ज्वाइन कराया था, जो वो हाथ पकड़ के आपको किसी घर लेके जाता है कि रुक मैं चलता हूँ तेरे साथ, ये जो सिखाया जाता है, ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा नींव है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में। तीसरा, सरकार को आपके फेवर में लॉ बनाने हैं, इंडस्ट्री के फेवर में लॉ बनाने हैं कि ठीक लोग ठीक काम कर सकें और गलत लोग इससे छट जाए। लॉ में दोनों चीजें चाहिए, ठीक लोग ठीक काम कर सके और गलत लोग ये काम ना कर सके। इसको अगर एक वर्ड पे अगर आप याद रखना चाहें तो 3G के नाम से याद कर लें, सिर्फ गवर्नमेंट, ग्रोथ और गाइडेंस। ये शब्द भी अगर आप यहां से आप लेके जा सकेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरा यहाँ पे सफल रहा। सरकार इस बिजनेस को क्यों सपोर्ट करती है? बहुत रीजन है। मेक इन इंडिया है, डिजिटल है, MSME का बिजनेस बढ़ता है, विमेन एम्पावरमेंट है। सरकार हर तरीके से इस बिजनेस को सपोर्ट करती है क्योंकि बिजनेस इतना बड़ा है। I move on to the law now. Okay. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप सरकार पे लॉ में आपको करना क्या है। तो मैं स्लाइड इसलिए फास्ट कर रहा हूं क्योंकि अब मेरे पास हार्डली 1 मिनट है। 2016 में सरकार ने गाइडलाइंस निकाली। गाइडलाइंस क्या थी? दिशा निर्देश था कि आपने काम कैसे करना है। उसमें पिरामिड, पॉन्जी स्कीम, प्रोडक्ट वालों का, ट्रेडमार्क का, इन सब का एक स्ट्रक्चर दिया गया। आपको प्लान कैसे बनाना है, कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं, कस्टमर को पॉलिसी क्या देनी है, डायरेक्ट सेलर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, जनरल फ्रेमवर्क आया था। उसमें 16-17 राज्यों ने सपोर्ट किया, उन्होंने अपने रूल्स में अपने गाइडलाइंस निकाली। 2019 एक ऐसा टाइम आया जब एक्चुअल में बहुत लैंडमार्क मोमेंट था, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पहली बार एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग वर्ड आया, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक वर्ड आया। डायरेक्ट सेलिंग का डिफाइन होना 2019 में एक कैरियर के रूप में, एक हमारी इंडस्ट्री के लिए रूप में बहुत लैंडमार्क मोमेंट था। दूसरा लैंडमार्क मोमेंट आया 28 दिसंबर 2021 में, जब सरकार ने उस एक्ट के बाद डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स निकाले। वो रूल्स एक्चुअल में हमारे बिजनेस को 110% लीगल कर देते हैं। अब उसके अंदर सब कुछ क्लियर है। आपने प्रोडक्ट कैसे करना है, उसके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैसे होने चाहिए, आपको नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको लीगल मेट्रोलॉजी पैकेजिंग का रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर आप FSSAI में हैं, आयुष में हैं, प्रॉपर आपको लाइसेंसिंग चाहिए, आप कैसे काम करेंगे उसके बारे में बात की गई। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सपोर्ट किया कि स्टेट्स को ये बोल के कि आप अपनी मॉनिटरिंग कमेटी भी बना सकते हैं, यानी कि 5 से 6-7 लोगों की कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि आप उस स्टेट में कैसे काम कर सकते हैं। उसमें करीबन 5-6 राज्यों ने आगे बढ़ के काम कर लिया है। मेघालय है, वेस्ट बंगाल है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और बाकी सब स्टेट्स भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जैसे ये इलेक्शन का सीजन पूरा होता है उसके बाद बाकी स्टेट्स भी अपनी पॉलिसी लागू करेंगे। वो जो पॉलिसी है वो एक्चुअल में आपका फ्रेमवर्क है किसी भी स्टेट में काम करने के लिए। अब आगे जो है उम्मीद है सरकार की कि सरकार ने तो लॉ बना दिए हैं, अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे फॉलो करते हैं। सर 1 मिनट है लास्ट। ओके, अब ये लॉ तो बन गया, आपको लॉ पे कैसे चलना है वो भी आपको पता चल गया, और सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए सरकार ने अपनी पॉलिसी बना दी। मैं आपके साथ सिर्फ एक लास्ट में जाते जाते एक छोटी सी कहानी शेयर करके जाना चाहता हूं, जिस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो 2 मिनट में मैं ये कहानी जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। मुझे आज से करीबन 4-5 साल पहले एक ऐसे शख्स से मिलाया गया यूरोप के अंदर। मुझे कहा गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन है। मैंने कहा सबसे बड़ा खिलाड़ी का क्या मतलब होता है? कहते ये सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, इससे ज्यादा मुश्किल खेल दुनिया में नहीं है। अब हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तो हमारे लिए सबसे मुश्किल खेल क्या होता है? कुश्ती, दंगल, बॉक्सिंग। कह रहे नहीं, उससे भी ऊपर सोच। मैंने कहा क्या पढ़ाई, माउंट एवरेस्ट चढ़ाना है क्या? तो मैंने कहा ज्यादा मुश्किल चीज तो पहाड़ पे चढ़ना है। कहते हैं पहाड़ पे भी ना माउंट एवरेस्ट पे 6000 लोग चढ़ चुके हैं, ये खेल उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने कहा उससे मुश्किल क्या रह जाता है? चांद पे जाना, स्पेस में जाना। कह रहा भाई वो भी 600 लोग कर चुके हैं। तो एक ऐसा स्पोर्ट्स में जो इससे भी ज्यादा मुश्किल स्पोर्ट्स पे काम करता था। तो वो स्पोर्ट्स क्या है? वो बेसिकली एक रेस है। 3 साल की प्रैक्टिस होती है, चौथे साल को रेस चलती है। उस साल में पूरे एक समुद्र का चक्कर लगा के वापस आते हैं। तो जैसे हम 100 मीटर भागते हैं, 200 मीटर भागते हैं, पूरी दुनिया में भागते हैं, लेकिन आपको अकेले बोट चलानी है। एक बंदा अकेले बोट चलाएगा। वो 7-8 महीने की रेस होती है, कभी 6 महीने में खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, या दुर्घटना हो जाए तो 2 महीने में बंद हो जाए, लेकिन आपको करनी है। आपके साथ कोई नहीं होगा, 3 साल आप प्रैक्टिस करेंगे, 7 महीने आप अकेले भागेंगे। जब
दोस्त से मिलाया गया, एलेक्स से। तो मैंने एलेक्स से एक चीज पूछी। मैंने कहा एलेक्स, पहला साल 4 साल आपने भागा तो आप जीत नहीं पाए, आपकी बोट टूट गई। इसके अगले साल आपका बोट में एक विंग टूट गया। किस तरीके से आप अपने आप को इतना मोटिवेट रखते हो कि हर 3 साल में प्रैक्टिस करते हो 1 साल की सक्सेस के लिए? क्योंकि ये जो रेस है आज तक दुनिया में 100 साल पुरानी की रेस है, 60 लोग से ज्यादा नहीं जीत पाए इस बार। तो इसने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली, कहता फोकस। फोकस इस चीज का कि किसी दिन मैं रेस जीतूंगा, मैं एक ऐसे स्टेज पे जाऊंगा जो लोग तालियां बजाएंगे, मेरे घर वाले वहां बैठे होंगे, वो कहेंगे कि मेरे लड़के ने कुछ करके दिखाया। कह रहा वो जो विजुअलाइजेशन है ना फ्यूचर का, वो विजुअलाइजेशन मुझे मरने नहीं देता और ना मुझे वो रेस से हारने देता है। तो वो सोच जो थी ना दोस्त विजुअलाइजेशन की, वो आज आपको देखने को मिली जब आपके सारे मल्टी बिलियनियर मिलियनियर क्लब वाले लोग यहाँ आ रहे थे। अगर आप अपने आप को यहाँ विजुअलाइज करना सीख सकते हो ना, तो आपको कोई नहीं पीछे।